हमने मनी की बात कर ली है। अब मनी के बाद में हम बात करेंगे बैंक की। आपने पता लग गया जब आपको कि पैसा है क्या, तो उस पैसे को आप क्या करते हो, कंजप्शन के बाद में जो बच जाता है उसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो। बैंक दो तरीके की होती है, एक कमर्शियल बैंक होती है, एक सेंट्रल बैंक होती है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि कमर्शियल बैंक होती क्या है और इसका नाम कमर्शियल क्यों पड़ा है। तो कमर्शियल जो बैंक है ना, जैसे कॉमर्स से आपको समझ में आ रहा है, यानी कि कुछ आपका ट्रेडिंग पर्पस है, यानी कि वो बैंक आपकी प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है। सबसे पहली चीज, तो जो कमर्शियल बैंक है वो क्या है। फर्स्ट में आप लिखा क्या लिखेंगे, इट इज एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। दूसरा आपने क्या लिखा करना है, ये परफॉर्म करती है, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है। डिपॉजिट्स किसके, जो आपके नॉर्मल पीपल हैं, हम जैसे लोग, ठीक है, उन लोगों का, आम जनता की बात कर रहे हैं, जो भी कमाती है उसके बाद जो बचाती है वो जाके बैंक में डिपॉजिट करती है। उसके बाद में इसका जो काम होता है वो क्या होता है, वो ग्रांटिंग द लोन्स। अब जो उसने एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट, उससे वो क्या करती है, उससे वो लोन देती है। ठीक है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। और ये काम क्यों करती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करती है कैसे फंक्शंस को, जो एक्सेप्ट करती है लोगों के डिपॉजिट्स को, ठीक है, पीपल के, कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को। ठीक है। और इससे वो क्या करती है, लोन देती है लोगों को। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, लोन देगी मतलब उस लोन से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि यूजुअली लोन जो है आपका वो बिजनेसमैन लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि वो कोई बिजनेस कर रहा होता है, बिजनेस पर्पज से इस लोन को वो लेता है। और कमर्शियल बैंक इतनी मशक्कत क्यों करती है, क्यों, क्योंकि वो भी अपना प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। कैसे, जो लोग पैसा यूज करते हैं उस पैसे को वो इस तरीके से पैसे से काम करवाती है कि वो पैसा उसको इनकम बना कर देता है, उस पैसे से वो अपना मुनाफा जनरेट करती है। ठीक है। तो कमर्शियल बैंक का ये सारे काम होते हैं। तो इससे मिलाकर आप डेफिनेशन बना सकते हो कि कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which performs the function of accepting deposits and granting the loans and making investment फॉर द प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। ये इसकी, ये जो चार चीजें आपको ध्यान रखनी है कमर्शियल बैंक करती है। अब बोरोइंग रेट क्या होगा, ओके। देखो, जैसे माना क्रांति एक पर्सन है और ये है बैंक। ठीक है, हम कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक में मैं उन सारी बैंक को लूंगी, जैसे इनमें आपकी सब आ जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, एक्सिस बैंक, एटसेट्रा। जितनी भी बैंक है जहां पर लोग जाके रुपए जमा करते हैं, निकालते हैं, लोन लेते हैं, ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, उन सारी बैंक्स को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी आपकी सेंट्रल बैंक होती है, जो इन सारी बैंक को क्या बोलते हैं, रेगुलेट करती है, वो आगे भी बताऊंगी आपको। तो क्रांति है, तो क्रांति एक लड़की है जो कोई भी काम करती है, ठीक है, उस काम के बाद में उसको कुछ इनकम मिलती है। तो उस इनकम, मानो उसको यहाँ पर 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक है, उसको $100 मिलते हैं। तो उसमें से क्या करती है, वो 50 रुपए खाने के बाद में, अपना यूज करने के बाद में बचे हुए जो रुपए होते हैं वो जाके क्या करती है, बैंक में डिपॉजिट करती है। माना उसने 50 रुपए बैंक में क्या किए, डिपॉजिट किए। ठीक है। अब बैंक में इसने डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक इस डिपॉजिशन के बदले इसको कुछ इंटरेस्ट देगा, है ना। इसको कुछ क्या देगा, इसको कुछ इंटरेस्ट देगा। बैंक ने दिए, इसको डिपॉजिट करके अपने रुपए ये इसके पास रखे हैं। और क्योंकि देखो क्रांति थी, चाहती तो वो 50 रुपए को यूज भी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। उसने सेक्रीफाइस करके अपने उस रुपए को क्या किया, बैंक में सेव किया। तो सेक्रीफाइस के बदले जो एक रिटर्न मिलता है उसे इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बोरोइंग रेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जो इस चैप्टर को समझ रहे हो ना, यहाँ पर आपको अपने आप को एज अ कमर्शियल बैंक, ठीक है, चीजों को समझना है। जब मैं सेंट्रल बैंक बताऊंगी तो आपको अपने आप को एज अ सेंट्रल बैंक समझ के बात समझनी है। यहाँ पर आप अपने आप को नॉर्मल पीपल मत समझो, अभी इस टाइम पे आप ये समझो कि आप कमर्शियल बैंक के कोई एम्प्लॉय हो या फिर हेड हो।
ठीक है, मैनेजर हुआ, तो आप उस हिसाब से सारी चीजों को सोच के चलोगे तो आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पर चीजों को समझ पाओगे। तो बैंक ने क्या किया, पब्लिक से बोरो किया है, ठीक है, तो पब्लिक से बोरो किया है, उस बोरोइंग के बदले उसने कुछ उसे इंटरेस्ट दिया, इसको बोरोइंग रेट बोला जाता है, ठीक है। लैंडिंग रेट क्या होता है आपका, अगेन जैसे क्रांति है, ठीक है, और ये आपका बैंक है, ठीक है। क्रांति ने बैंक से रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, लैंड किया है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक, अब आपको बैंक के हिसाब से सोचना है, बैंक ने उधार दिए हैं किसको, क्रांति को, तो उसके बदले क्रांति क्या करेगी यहाँ पर, अब क्योंकि वो बैंक का रुपया यूज कर रही है, किसी और पब्लिक में किसी और ने रुपए दिए होंगे, उसका पैसा वो यूज कर रही है, तो उसके बदले अब क्रांति को इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, क्रांति पे इंटरेस्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लैंडिंग रेट, ओके। अब इसमें आता है एक और, स्प्रेड, यानी आपका जो बोरिंग रेट होता है माइनस लैंडिंग रेट करने पर आपका स्प्रेड आ जाता है। यानी देखो, पब्लिक ने कुछ रुपए जमा किया, उसके बदले बैंक जो होगी, यानी कि अभी हम बैंक है, बैंक ने उसे क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, ठीक है, क्रांति को। अब मान लो क्रांति ने रुपए उधार लिए हैं, तो क्रांति अब क्या करेगी, बैंक को कुछ रुपए देगी, तो वो लैंडिंग रेट होगा। तो बोरोइंग रेट में से जो लैंडिंग रेट है माइनस कर दिया जाता है, तो वो स्प्रेड बनता है। दूसरी चीज, आपका जो बोरोइंग रेट है वो हमेशा कम होता है लैंडिंग रेट से, ठीक है, जैसे मानो बोरोइंग रेट हमेशा कम होता है, जैसे बोरोइंग रेट माना कि 5% है, ठीक है, और ये आपका होगा 12%, तो आप लैंडिंग रेट करिए, लैंडिंग रेट माइनस बोरोइंग रेट, ठीक है, 12 - 5, तो जो 7% है ना, ये जो बीच का मार्जिन है, ये किसका प्रॉफिट है, ये बैंक का प्रॉफिट है, ठीक है, जिसे क्या बोला गया है, स्प्रेड, क्लियर। जो सेंट्रल बैंक है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देखिए, सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है आपका प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी को समझने बस एक बात समझो, पहले पहले क्या करेंगे, जो लोग डिपॉजिट करेंगे बैंक में जाके, तभी तो उस बैंक से कुछ काम निकलवाए, उस बैंक में जो रखे हुए रुपए हैं उससे बैंक कुछ अपना प्रॉफिट अर्न करेगी। तो प्राइमरी फंक्शन में पहले वो फंक्शंस आएंगे जो पब्लिक जाके डिपॉजिट करती है बैंक में, ठीक है। अब डिपॉजिट जो होता है वो किस तरीके से होता है, वो तीन तरीके से होता है आपका। एक तो होता है, जो प्राइमरी डिपॉजिट होगा वो भी आपका दो तरीके का होगा। एक तो आपका एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा होगा आपका एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। तो पहले एक्सेप्ट करेगी वो डिपॉजिट, उसी के बाद उसके बाद में वो लोन दे पाएगी, ठीक है। पहले से लोन कहाँ से लाएगी, बैंक थोड़ी रुपए जनरेट कर रही है, और कमर्शियल बैंक तो बिल्कुल नहीं कर रही है, ये काम करेगी अगर रुपए जनरेट करने वाला तो आरबीआई भले करे, लेकिन हम अभी आरबीआई की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, कमर्शियल बैंक की। तो बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट और ग्रांट करती है लोन, ठीक है। अब यहाँ पर डिपॉजिट में कैसा आ जाएगा आपका, एक तो आ जाएगा आपका करेंट अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है, एक आपका होता है करेंट अकाउंट डिपॉजिट, ठीक। पहला लिख देते हैं, दूसरा है आपका फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, तीसरा लिखो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है, ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का है। अब इसके बाद में है एडवांसिंग लोन में, इसमें आ जाएगा आपका कैश क्रेडिट, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका डिमांड लोन्स, तीसरा है आपका शॉर्ट
टर्म लोन्स। अब सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन, देखिए कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में आपका प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट, आपका फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। और एडवांसिंग लोन में क्या आ जाएगा, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में देख रहे हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का पार्ट, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन। और दूसरा था सेकेंडरी, तो इसमें हम जो पहला लेने वाले हैं वो क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट में पहला क्या है आपका, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ये जो मेन होता है वो बिजनेसमैन के लिए होता है, ठीक है। ये मेन किसके लिए है, ये मेन बिजनेसमैन के लिए है। और दूसरी चीज, इसमें चेक फैसिलिटी होती है, ठीक है। और तीसरी चीज, इसमें बैंक यूज करने पर क्रेडिट, जो भी क्या बोलते हैं अकाउंट होल्डर होता है, उसको किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देती, interest not paid by the bank। in fact इसमें जो बैंक होती है वो यूज करता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन, क्योंकि इसमें बहुत बार ट्रांजेक्शन हो सकता है, कितने बार भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ एक और लिख लो चीज, तीसरी जो चीज है, तीसरी ये हो गई। चौथी आप देखो यहाँ पर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन। और अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करने की वजह से ही जो बिजनेसमैन इसको यूज कर रहा होगा वो, क्योंकि अकाउंट को वो यूज कर रहा होता है, कई बार ट्रांजेक्शन इसमें कर सकता है, तो इसी वजह से वो अकाउंट होल्डर इसको पे करता है, ठीक है, किसको, बैंक को। अकाउंट होल्डर पे टू द बैंक, ठीक है, यूज करने के बदले जो उसको दिया जाता है। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट में क्या है, ये मेनली बिजनेसमैन के लिए होता है। इस पे बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है। चेक फैसिलिटी यहाँ होती है, यहाँ कितनी भी बार ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। और अकाउंट होल्डर उस अकाउंट को यूज करता है, इसलिए उसको पे करना पड़ता है, इसमें कोई चार्जेस होते हैं जो उसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें जो इसे नॉर्मल पब्लिक यूज करती है, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है, ओनली टू टाइम ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल। एक बार जब आप जमा करते हैं, दूसरी बार जब आप निकलवाते हैं, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्ट बैंक पे करती है अकाउंट होल्डर को, इंटरेस्ट गिव बाय द बैंक, बैंक देती है, ठीक है, किसको, अकाउंट होल्डर को। और वो कैसा होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसको मिलता है, ठीक है। इसमें कोई चेक फैसिलिटी नहीं होती है, नो चेक फैसिलिटी, ओके। यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। इसमें करंट से तो, इसमें जो पहली बात, इसमें चेक फैसिलिटी होती है, ये लिख लो आप, चेक फैसिलिटी इसमें है, ओके। दूसरी चीज इसमें आपका जो ट्रांजैक्शन है,
इसमें जो ट्रांजेक्शन होगा ना, वो आपका फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकता है सेविंग डिपॉजिट पर्सन, ठीक है। लेकिन करंट जितना नहीं कर सकता, करंट डिपॉजिट वाला कितने बार भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, लेकिन इसको रेस्ट्रिक्शन होता है 5-6 बार तक कर सकता है, उसके बाद में इसको रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आपका सेविंग डिपॉजिट में मिलता है, और करंट डिपॉजिट में तो कोई आपको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, इनफैक्ट इसको देना पड़ता है। फंक्शन का जो दूसरा है वो क्या है, एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन में आपका आता है कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। कैश क्रेडिट में देखो वो चीजें आएंगी आपकी, जैसे मानो एक बोरोवर है, ठीक है, उसके पास में जो एसेट होता है उसके बदले वो क्या बोलते हैं, कैश कितना भी ले सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो क्रांति है, ठीक है। क्रांति के पास में एसेट है, एसेट में आपका क्या आ जाएगा, आपके गोल्ड आ जाएगा, उसकी जो हाउस पेपर है वो आ जाएंगे, ठीक, उसका शेयर जो उसके है, ठीक है, उसके जो बॉन्ड्स है, ये सब क्या है, ये सारी चीजें हैं एसेट्स। इसके बदले में बैंक उसको क्या करेगी, कैश दे सकती है, जितना उसके पास में एसेट है ना उसके बदले में जो कैश दिया जाता है, इसलिए उसको कैश क्रेडिट बोला जाता है। उसका जितना भी यहाँ पर जो कैश यहाँ पर है, मान लो इन सबके उसके जितने भी रुपए हो रहे हो, ठीक है, मानो ये सारी प्रॉपर्टी उसकी 100 करोड़ की है, इसमें मानो वो 1 करोड़ रुपए कैश निकलवा रहा है, तो उस 1 करोड़ पर उसको क्या देना पड़ेगा, उसको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अपने ही एसेट है उसके बदले बैंक उसको पैसा दे रहा है, लेकिन वो जो पैसा दे रहे हैं क्योंकि उसके एसेट को वो रखवाली उसकी कर रही है ना, तो वो वैसे ही उसका काम कर रही है किसी पर्सन का। अब तुमको कैश भी चाहिए, तो तुम्हारी इस प्रॉपर्टी वो दिया इसलिए जाता है कि बाई चांस तुमने वापस नहीं किया तो तुम्हारी इस एसेट को वो क्या कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी, कवर कर लेगी अपनी क्या बोलते हैं लॉस को। तो 1 करोड़ रुपए उसने दिया, तो जो इससे वैल्यू उसकी कम होगी, लेकिन 1 करोड़ जो आपने निकाला है, विड्रॉ किया, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। डिमांड लोन में क्या होता है कि जैसे कोई कस्टमर है जिसने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक किसी भी समय अपना पैसा वापस मांग सकती है आपसे, ठीक है। तो बैंक जब पैसा आपका वापस मांग ले, वो आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका डिमांड लोन हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है कि जैसे आपका कुछ कोलेटरल देती है, कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करते हो, और उसके बदले में बैंक आपको क्या देगा, कुछ कैश दे देगा, ठीक है। इस कैश के बदले में आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय अकाउंट होल्डर, क्लियर। देखिए सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होगा, जैसे एक बिजनेसमैन है और वो बहुत बार ट्रांजेक्शन करता है, लोन लेता है, बैंक को वापस कर देता है, तो उसने बैंक पर अपना एक फेथ बना लिया है, ठीक है। बैंक अब उस ऐसे इंसान पर विश्वास करती है क्योंकि उसने पैसा जब भी लिया है उसने वापस किया है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होगा कि जितनी उसकी डिपॉजिशन होती है, जितना उसका क्या बोलते हैं लिमिट है, उससे ज्यादा वो उसे बैंक उस बिजनेसमैन को रुपए उधार दे दे, शॉर्ट टाइमिंग के लिए देता है, उसे वापस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, ऐसा सिर्फ उन्हीं कस्टमर के साथ में किया जाता है जहां पर बैंक विश्वास करती है कि ये इंसान हमारा पैसा वापस कर देगा, उसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोला जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा कि जैसे आपका ए और बी, ठीक है, दो लोग हैं आपस में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ए ने बी से कुछ सामान लिया, ठीक है, तो ए ने बी से कुछ सामान लिया है, ठीक है। तो बी ए ने क्या किया है, सामान के बदले में इसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा दिया है, ठीक है, एक बिल पकड़ा दिया है इसे, ठीक है। ये बोलेगा कि अब मैं आपको 3 महीने बाद पे कर दूंगा, ये 30,000 रुपए का इसे एक बिल बनाकर दे देगा। तो ये बी क्या करेगा, ये वेट नहीं करेगा, ये जाएगा बैंक के पास में, तो बैंक से बोलेगा कि इसका जो ये बिल है ये 3 महीने बाद मैच्योर हो जाएगा, तो आप मुझे अभी मुझे कैश चाहिए, बी को कैश अभी चाहिए। तो ये 30 लाख का था, तो ये मानो इसे 25 लाख इसे कैश दे देगा, ठीक है। 25 लाख इसे कैश दिया, और ये जो अगर मैच्योर होने के बाद में जब इसे मिलता तो उसे 30 लाख का मिलता, तो कितने का मार्जिन आ रहा है, 5 लाख का, तो ये जो 5 लाख है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा।
एजेंसी फंक्शन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, यानी फंड का ट्रांसफर करना, कि आपको पैसा इधर से उधर भेजना है तो बैंक के थ्रू करेंगे। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं इनका आपको पैसा लेना है देना है, ये सारे काम। जो सिक्योरिटीज होती है उनको परचेज करना सेल करना, फॉरेन एक्सचेंज को, बाहर से कोई घूमने आ रहा है उसे अपना रुपया चेंज करवाना है, या अपनी करेंसी, मान लो इंडिया में आ रहा है तो उसे अपनी करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, तो वो एजेंसी फंक्शन के थ्रू करेगा। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, जैसे आईटीआर वगैरह फाइल करना है किसी को, तो वो इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के थ्रू करेगा। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आपका जैसे कि बैंक में लॉकर फैसिलिटी होती है, ट्रैवलर्स चेक है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये सारी चीजें, ये आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आ जाएगा। लॉकर फैसिलिटी वही ना जिसमें आपका, आप जाके अपना कुछ पेपर्स इंपॉर्टेंट है, गोल्ड वगैरह जाके रखते हो, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें आपका क्या कैसा डेटा है, कितना चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। बैंक अब उस मनी को जो लोगों ने जमा किया है जाकर बैंक में, उसको किस तरीके से उसमें मनी क्रिएट करती है, उसे क्रेडिट किस तरीके से क्रिएट करेगी। तो इसमें क्या होगा, जो बैंक है देखिए, एक आपकी होती है, आपको मालूम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक आपकी कैसी है, एक आपकी कमर्शियल बैंक, जिसमें आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, आईसीआईसीआई एटसेट्रा, ये सब आते हैं। अब इसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात सिर्फ कर रहे हैं किसकी, सिर्फ कमर्शियल बैंक की। जो कमर्शियल बैंक होती है वो क्या करती है, वो आपका, एक तो इसका प्राइमरी डिपॉजिट होता है, ठीक है, दूसरा इसका सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट होता है, PRY। प्राइमरी डिपॉजिट में क्या, कि जब जाके पब्लिक जो होगी, पब्लिक डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक ने डिपॉजिट किया। सेकेंडरी डिपॉजिट में क्या होगा, जब जो बैंक होगी वो क्या करेगी, वो लोन देगी, यानी ये जो पैसा यहाँ पर दिया गया है उसी को वो लोन देगी, ग्रांटिंग लोन्स, सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। एक एग्जांपल दो देती हूँ मैं आपको, उससे क्लियर हो जाए। अगेन यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है क्रांति, ठीक है, उसके पास थे 100 रुपए, उसने उन 100 रुपए से क्या किया, कि ये है बैंक, बैंक में जाके 50 रुपए जमा कर दिए, 50 में से बैंक ने 40 रुपए और 10 रुपए में इसको डिवाइड किया। 40 रुपए जो है बैंक इसको आगे लोन के लिए दे देगी, किसको, बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन को दे देती है वो, ठीक है। और इसी से बिजनेसमैन उसको पैसा वापस करेगा, और अगर नहीं कर पा रहा तो इंटरेस्ट देगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। और जो ये 10 रुपए है, ये क्या होते हैं, यही आगे जाके आपके, और इसको जो 10 रुपए यहाँ पर होना, ये क्या बोला जाता है, ये आपका बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशो, LRR, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो भी दो में डिवाइड होता है, एक होता है कैश रिजर्व रेशो, एक है आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो है कि जब कमर्शियल बैंक को जरूरी होता है कि वो RBI में जाकर कुछ रुपए डिपॉजिट करे, ठीक है, तो ये जो बचे हुए 10 रुपए है ना, तो मान लो इन 10 रुपए में से आपका 4 रुपए जो है, चलो 2 रुपए मानो, 2 रुपए RBI में मैंडेटरी होता है, ठीक है, ये बाय द RBI नॉर्म होता है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बैंक अपनी मनमानी चलाएगी, उसको वो 2 रुपए वहां पर जमा करने ही करने हैं, यहाँ पर मैं 2% भी बोल सकती हूँ, 2% रुपए RBI में जमा करने ही है, ठीक है। और जो स्टैट्यूटरी होता है इसको क्या बोलते हैं, SLR। इसमें वो है कि मानो जैसे 8% बैंक जो है खुद अपने पास में हमेशा लिक्विडिटी रखेगा,
इसका क्या, ये मैंडेटरी होता है। बैंक ऐसा नहीं कि अपने 8 रुपए को भी चाहे तो दे, कोई देख ले रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। बैंक को ये रखना जरूरी होता है। तो जैसे ये 50 रुपए है, 40 को आगे उसने दे दिया लोन के लिए, ठीक है, वो तो उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है। लेकिन ये जो 10 रुपए है, ये बैंक अपने पास में रखेगा। इन 10 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 10 क्या है आपका, लीगल रिजर्व रेशियो पूरा बोला जाएगा। लीगल रिजर्व रेशियो के भी दो पार्ट है आपका। एक है कैश रिजर्व रेशियो, एक है स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो है जब आपका कमर्शियल बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करता है। और आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो एसएलआर क्या है, जब कमर्शियल बैंक अपनी बैंक में ही खुद लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखता है, कैश अपने पास में रखता है। ठीक है, तो ये है एसएलआर। ऐसा बैंक क्यों करता है, क्योंकि, और इतना कम अमाउंट ही क्यों अपने पास में रखता है, क्योंकि जो लोग डिपॉजिट करते हैं वो ऐसा थोड़ी ना अगले ही दिन आ जाएंगे पैसा मांगने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही बंदा डिपॉजिट कर रहा होगा। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब डिपॉजिट करते हैं, और सबको एक साथ तो जरूरत पड़नी जाएगी। तो इसलिए वो अपना स्पेसिफिक अमाउंट रखती है, ताकि लोग को वो पैसा दे भी पाए, और साथ ही साथ में अपना प्रॉफिट भी उससे अर्न कर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्रांति ने अकाउंट खुलवाया है एसबीआई में, ठीक है, और उसने कितने रुपए, 100 रुपए उसने यहाँ पर क्या किए हैं, डिपॉजिट किए। अब यहाँ पर मान लो ये है अकाउंट होल्डर। सेकेंड, पहला कॉलम है अकाउंट होल्डर का, फिर है डिपॉजिट्स, फिर लोन, फिर एलआरआर। एलआरआर 20% है, ठीक है। यानी आप बैंक को अपने पास में 20% रखना है। तो 20% आपका 100, उसने जमा कितने किए, 100, ठीक है। उसने 20 रुपए रखना है कहाँ पर, अपने पास में। अब 80 वो लोन के लिए पब्लिक को दे सकती है, कोई बिजनेस मैन आया उसको दे सकती है। अब कोई बी पर्सन आया, ठीक है, सेकेंड। तो अब ये जो 80 रुपए है, ये 80 रुपए इस बी को दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बैंक को दूसरा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसको ऐसी थोड़ी हाथ में दे देगा वो बी पर्सन जो आया, उसको पता नहीं, अता पता है नहीं कहाँ से आया। तो उसकी सारी चीजें रिकॉर्डेड होंगी। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको 80 रुपए वो देगा। और इस अब 80 रुपए में से भी क्या होगा, 20% आपका फिर से यहाँ पर बैंक अपने पास में रखेगा। तो परसेंट आपका 16% हो जाएगा। और बैंक 64 जो रुपीज होंगे वो बाकी दोबारा से लोन के लिए दे देगा। अब कोई सी पर्सन आया, उसको भी लोन चाहिए। तो अब उसके पास, बैंक के पास में लोन देने के लिए सिर्फ 64 रुपीज है, क्योंकि ये तो उसे अपने पास रखना मैंडेटरी होता है। तो वो क्या करेगा, 64 रुपीज दे देगा। अब इन 60.8 उसने क्या किए, बैंक के पास में ही रहेंगे, एलआरआर है क्योंकि 20%। और बाकी बचा हुआ जो है, और बाकी बचा हुआ जो है 51.2, ये वापस से वो क्या करेगा, बैंक किसी को लोन के लिए दे सकता है। अब इसके बाद में अब 51.2 किसी अगेन डी पर्सन आया, उसको दे दिए उसने लोन के लिए। अब इस 51.2 में से भी 20% बैंक अपने पास में रखेगा, और जो बचा हुआ होगा वो आगे लोन के लिए दे देगा। तो 10.24 बैंक ने क्या किया है, 10.24 बैंक ने आगे अपने बैंक ने एलआरआर रखा है अपने पास में। और जो बचा हुआ 40.96 है, वो बैंक क्या करेगा, आगे दोबारा लोन के लिए दे देगा। ये जो प्रोसेस है कब तक चलती रहेगी, ये तब तक चलती रहेगी जब तक जो एल आर आर है वो पूरा 100 रुपए ना हो जाए, तब तक। ठीक है। और आपका ये जब 100 रुपए हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपका ये कितना हो जाएगा, 100 का 500 रुपए बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे निकालेंगे कैसे, जैसे मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। अगर यहाँ पर लीगल रिजर्व रेशियो मैंने क्या बताया, 20%। 20% का मतलब 20/100, कितना आ जाएगा, 0.2। तो अगर 0.2 LRR है, तो आपका यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा, तो 10/2 आ जाएगा, 5। तो मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ, 5। मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 रुपए जमा किए हैं, तो उसका 5 गुना बन जाएगा, कितना, 500 रुपए। ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर में और एलआर में कैसा रिलेशन होता है इन दोनों में, एम एम मनी मल्टीप्लायर और एल आर आर में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, ऑपोजिट। ठीक है, इनवर्स का मतलब ऑपोजिट रिलेशन होता है। क्या मतलब इसका, कि अगर एल आर आर जितना कम होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा।
या वाइस वर्सा, LRR लीगल रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा होगा मनी मल्टीप्लायर उतना ही कम होगा। कोई एग्जांपल से देख लो चाहो तो। जैसे देखो LRR आपका, हम पहले ज्यादा करते हैं, मानो कि आपका 8% है, 8% का मतलब हो जाएगा 8/100 यानी 0.8। तो मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ, 1/0.8 मनी मल्टीप्लायर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 ठीक है। तो आपका ये कितना बना 1.25, यानी आप जो भी रुपए जमा करोगे उसका सिर्फ सवा गुना ही भर पाएगा। ठीक है। अब यहीं पर आप LRR को 10% लेके देखो। 10% का क्या मतलब है, 0.1%। तो 10.1, ठीक है, 1/10 है ना, फॉर्मूला क्या होता है 1/LRR, है ना। तो आप 1/0.1 करोगे, पॉइंट क्या हो गया, हो जाएगा, यानी 10 आ गया। मतलब आपका जो मनी मल्टीप्लायर है वो 10 गुना हो जाएगा अगर LRR आपका कितना होगा, 10% होगा। तो यहाँ समझ में आ गया ना कि LRR जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर उतना कम, LRR जितना कम मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा। सेंट्रल बैंक क्या है, ये एक अपेक्स बॉडी है, ठीक। और ये 1934 में एक्ट पास किया गया था इसके लिए, और 1935 में 35 में ये क्या हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी, 1 अप्रैल 1935। 1935। अब सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो होती है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है, डायरेक्ट करती है टू द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। जितना भी बैंक, जितनी भी बैंक्स हैं आपकी, जो हमने अभी बात करी, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं, एंटायर बैंकिंग सिस्टम से मतलब है जो कमर्शियल बैंक, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको क्या करती है, रेगुलेट करती है, ऑपरेट करती है, डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है आरबीआई के, करेंसी अथॉरिटी, मतलब जो करेंसी होती है उसकी प्रिंटिंग का जो काम होता है, इशू का काम होता है, वो कौन करता है, आरबीआई करती है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बैंकर है वो, ठीक है, पैसे की जरूरत है या सिक्योरिटी जमा करनी है, रखनी है, कितना गवर्नमेंट को रुपए चाहिए, ये सब बैंक देखती है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, सुपरविजन का काम करती है कि कहाँ पर बैंक को परेशानी है, कब लग रहा है कि वो बैंक में फंडिंग की कमी है, ठीक है, कब उसको मर्जर किया जाए, कब उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, कब नई बैंक को ओपन किया जाए, ये सारा काम। एंड कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यानी कि किस तरीके से इकोनॉमी में जो क्रेडिट होता है, जो मनी सप्लाई, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। मतलब अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो कौन सी सिचुएशन अप्लाई करी जाए, डिप्रेशन आ रहा है तो क्या किया। तो इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे, आपका जो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई है इसको, इसमें हमने देखा है रेपो रेट, फिर हमने देखना है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा हमने देखना है यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन, चौथा देखना है हमने बैंक रेट, ठीक है, पांचवा इसमें आ जाएगा आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऐसे ये सब चीजें हम देखेंगे, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जिनसे हम मनी सप्लाई को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीआई में पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। आरबीआई के पास में ये राइट होता है कि वो इशू कर सकती है करेंसी को, ठीक है, लेकिन जो आपके कॉइन्स होते हैं उसको कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है, फिनेंस मिनिस्ट्री। आपकी जो भी 1 रुपी का जो नोट होता है, 1 रुपी नोट, इस पर जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के ही होते हैं। अभी कौन है ये, निर्मला सीतारमण।
और इसके अलावा जितने भी नोट होते हैं, ठीक है, जितनी भी करेंसी है, करेंसी एक्सेप्ट कॉइन्स, उन पर कॉइन्स एस, इस पर किसके साइन होंगे? आरबीआई गवर्नर की, आरबीआई गवर्नर के उसमें सिग्नेचर होता है, ठीक। और आरबीआई ये देखता है कि जो भी वो एडवांटेज, इसका क्या है कि एक ही अथॉरिटी बना रखी है करेंसी की, वो इसलिए ताकि जो करेंसी का सर्कुलेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है। अगर बहुत सारी अथॉरिटीज होंगी तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, यानी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कंट्रोलिंग किसी एक के हाथ में है तो अच्छे से हो पाएगी वो। और इसलिए भी ताकि पब्लिक जो है वो, अगर बहुत ज्यादा महंगाई या बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हो जाएंगी तो पब्लिक को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो पब्लिक का फेथ जो है वो बैंकिंग सिस्टम पर बना रहे। और वो क्या, और आरबीआई क्या काम करती है? स्टेबलाइज करती है, ठीक है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का काम करती है। स्टेबलाइजेशन का मतलब है ना ज्यादा महंगाई हो ना ज्यादा सस्ती हो चीजें, इकोनॉमी एक प्रॉपर वे में चले। जो दूसरा फंक्शन है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट करती है एज अ बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, चाहे वो सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट हो या कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके लिए मेंटेन करती है उसका करंट अकाउंट और उसके कैश बैलेंस को वो मेंटेन करती है, उसकी रिसीट्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, और मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। अगर बैंक को कभी, गवर्नमेंट को कभी जरूरत पड़ती है कैश की तो उसे वो प्रोवाइड करती है। एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, जो एक्सचेंज सिस्टम है वो आपका करती है, रेमिटेंसेस, कहीं से पैसा आ रहा है बाहर से, वो मेंटेन करती है। एंड और जो भी अलग अलग तरीके के जो भी काम होते हैं बैंकिंग सिस्टम के, वो सारे गवर्नमेंट के कौन करती है? गवर्नमेंट को ये लोन देती है और एक शॉर्ट पीरियड के लिए देती है। गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक। जो गवर्नमेंट है वो अपनी ट्रेजरी बिल्स जो होती है वो बैंक को बेचती है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। ये क्योंकि आरबीआई का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमारा जो डेट हो रहा है, डेट मतलब हमने अगर आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या किसी दूसरे देश से हमने अगर उधार लिया है तो उस डेट को कैसे रिकवर करना है, एक रिकवरी आपकी जो किस तरीके से की जाएगी, मैनेज कैसे होगा, ये आरबीआई का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसे टाइम टाइम पर वो फाइनेंशियल एडवाइस करती रहती है कि इकोनॉमी को कैसे स्टेबल रखा है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो हमेशा एडवाइस करती रहती है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, जो आपकी सेंट्रल बैंक होती है वो कमर्शियल बैंक के साथ में अपना एक रिलेशन बनाकर रखती है ताकि जो पब्लिक है उसको, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको रिजॉल्व कर सके। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट आपका होता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कमर्शियल बैंक काम क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के लिए करती है, बट आरबीआई क्या काम करती है? उसको कंट्रोल करना है पूरी इकोनॉमी को। तो इसीलिए कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए वो एक कैश रिजर्व रेशियो अपने पास में हमेशा रखता है, ठीक है। CRR बैंक हमेशा अपने पास में रखता है, जो कमर्शियल बैंक आपको देता है, आरबीआई, ठीक है, एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अब जैसे कमर्शियल बैंक काम करता है प्रॉफिट के लिए, लेकिन प्रॉफिट में आप जब काम कर रहे हो तो कभी जरूरी नहीं हमेशा आपको प्रॉफिट हो, कभी लॉस भी होता है। तो जैसे कभी कोई बैंक अगर लगता है कि कोई लॉस में कर रही है, उसके पास पैसे की कमी है, फंड्स कमी है, तो फिर उसको जो लास्ट हेल्प जो उसकी होगी वो आरबीआई के द्वारा की जाएगी। पहले वो अपने सारे क्या बोलते हैं, जितनी भी अपनी मदद कर सकता है तो कर ले, अगर फिर भी वो प्रॉब्लम नहीं है तो आरबीआई फिर उसकी लास्ट में मदद करती है, इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है। क्लियरिंग हाउस आपका थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या है, जितनी भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई में जाके अपना अकाउंट उन्हें खुलाना पड़ता है। तो आरबीआई को ये पता रहता है कि बैंक ने कितना क्रेडिट किया है, कितना डेबिट किया है, तो उसकी जितनी भी एंट्रीज होती है, जितनी भी एंटिटीज है, उसके बारे में उसे पता होता है। तो किस तरीके से उस बैंक पर एक्शन लिया जाएगा वो उस डेटा को देखकर वहां पर ले सकती है। अब यहाँ पर बैंकर्स बैंक तो हो गया, सुपरविजन का क्या मतलब है? अब सेंट्रल बैंक का यानी आरबीआई का ये काम होता है कि कौन सी बैंक को लाइसेंस देना है, बैंक अगर एक्सपेंड करना चाहती है, एक्सपेंशन उसको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, उसके एसेट्स की लिक्विडिटी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। आपने सुना होगा कि इस बैंक का दूसरी बैंक से मर्ज कर दिया गया है, तो मर्जिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस बैंक की किससे मर्जिंग हो, ये बैंक अगर लॉस में चल रही है, कोई प्रॉफिट नहीं दे रही है तो उसको बंद करने का काम, ये सारे जो काम होते हैं वो आरबीआई करती है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, जब आरबीआई कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को तो उसको बोला जाएगा, पहली बात तो मॉनेटरी
पॉलिसी। ठीक है, तो आरबीआई के हाथ में ये पावर होती है कि वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन किस तरीके से कर सकती है उसके लिए बहुत सारी चीजें भी हमको देखनी है। तो पहला जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं रेपो रेट। रेपो रेट को रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट भी बोला जाता है। रीपर्चेज रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोला जाता है। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। बैंक जो होती है कमर्शियल बैंक में, मैं एसबीआई ली थी। जब कमर्शियल बैंक आपके आरबीआई से क्या करेगी, बोरो फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, जब आरबीआई से बोरो करेगी तो इसके बदले में वो क्या करेगी, उसे कुछ इंटरेस्ट देगी। किसको? आरबीआई को। तो इसे रेपो रेट बोलेंगे, ये एक शॉर्ट टर्म होगी। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी बिल्कुल जैसे आपका क्या बोलते हैं, बैंक रेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेपो रेट है, बस अंतर इसमें ये है कि ये आपका लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म लोन है। यहाँ पर भी एसबीआई आरबीआई से बोरो करती है, लेकिन आपका ये जो लोन है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट में जब एसबीआई के पास में कुछ रुपए ज्यादा हो जाए, ठीक है, सरप्लस अमाउंट हो जाए, और वो जाकर आरबीआई में क्या करे, डिपॉजिट कर दे। ठीक है, आरबीआई में जाकर वो डिपॉजिट कर दे और आरबीआई उसके बदले में उसको कुछ इंटरेस्ट दे। इसे बोला जाता है क्या? रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट की उल्टा, बिल्कुल उल्टा होता है, इसलिए इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट कैसे कंट्रोल होता है? जैसे फर्स्ट में देखो, अगर आरबीआई जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है, रेपो रेट को इंक्रीज करेगी तो जो कमर्शियल बैंक होगी वो बोरो कम करेगी। ठीक है, वो बोरो जो होगा रुपए वो कम करेगी। जब यहाँ वो बोरो कम करेगी रुपए, तो रेट कम हो रहा है, ठीक है, इसके पास में पैसा कम बच रहा है कमर्शियल बैंक के पास में, तो पब्लिक को भी वो लोन कम दे पाएगी, पब्लिक भी लोन कम लेगी। तो ऐसे क्या होगा, इकोनॉमी में जो अमाउंट होगा ज्यादा, ठीक है, वो कम होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और अगर मान लो रेट डिक्रीज करनी है तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, ज्यादा लोन लेगा, है ना, जो लोन होगा वो ज्यादा लेगा। अब पब्लिक भी क्या करेगी, जब कमर्शियल बैंक के पास में पैसा ज्यादा आ गया तो पब्लिक भी लोन ज्यादा लेगी। ठीक है, तो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ गया, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। क्यों? अब मार्केट में क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो वो परचेज ज्यादा करेंगे, और परचेज जब ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी जो होगी वो स्टेबलाइज हो जाएगी। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म में होता है और आपका रिवर्स रेपो रेट में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये उसी का ही पार्ट है आपका, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई का ही पार्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है कि इसमें आपका जो आपकी सिक्योरिटीज होती है उसको खरीदा और बेचा जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, अब इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये होता है, या तो सिक्योरिटी को हम परचेज करेंगे या सिक्योरिटी को हम बेचेंगे। अब अगर मानो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि जो मार्केट है वहां पर पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, लोगों की डिमांड हाई है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो आपकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो कैसे कंट्रोल करोगे इसे? जो क्या बोलते हैं, आरबीआई क्या करेगी, सेल करेगी सिक्योरिटीज, जब उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा। और जब उसे डिप्रेशन यानी डिमांड को, उसे अगर हाई है डिमांड को कम करना है, तो उसे सिक्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। जब सिक्योरिटीज वो बेचेगी तो वहां से पैसा आएगा, वो बैंक के पास में जमा हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा रुपए मार्केट में है वो जाके कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, आरबीआई के पास में या कमर्शियल बैंक के पास में। ठीक है, अब इसकी उल्टी सिचुएशन में, यानी कि अगर आपकी डिमांड बहुत ज्यादा कम है तब क्या हो, यानी डिप्लेशन है, तब क्या होगा कि वो परचेज करेगी सिक्योरिटीज को, यानी अब खरीदने लगेगी। जब वो खरीदेगी, मान लो एक सिक्योरिटी पेपर एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसने क्या करेगा, जब खरीदा है वो पेपर तो उसके बदले में उसने पैसा दिया होगा, और पैसा कहाँ चला गया, मार्केट में चला गया। तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, अब पैसे की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, तो इससे डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी।
ठीक है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। यानी अगर आपका इन्फ्लेशन होगा तो आपकी जो सिक्योरिटीज है उसको बेचा जाएगा, और डिफ्लेशन है तो सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा। लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो, ध्यान करो मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था कि क्रांति जब ने 50 रुपए उसने बैंक में जमा किए थे, उसमें से जो 10 रुपए थे वो बैंक अपने पास में रखा था और 40 लोन के लिए दे देगा। यहाँ पर हम 10 रुपए की बात करने वाले हैं। इन 10 रुपए में से आपका एक 2% था कैश रिजर्व रेशियो, और एक था आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो था आपका 8%। कैश रिजर्व रेशियो वो है जब आपका जो कमर्शियल बैंक होगी वो जाके आरबीआई में डिपॉजिट करती है, उसको मैंडेटरी होता है इतना परसेंट बैंक में रखना। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर क्या है, जब आपका जो कमर्शियल बैंक होगी वो अपने ही बैंक में इतना लिक्विडिटी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपके पास में एक कार है, ठीक है, उस कार को लेकर आप गए बैंक के पास में, कार के पेपर्स लेके, या हाउस है हाउस पेपर्स लेकर आप गए, कार की जगह हाउस पेपर, हाउस पेपर्स आप लेकर गए, और उस हाउस की कीमत आपकी मान लो 50 लाख रुपए, ठीक है। अब बैंक आपको क्या करेगा कि इसके बदले में, अगर यहाँ देखो उसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब उसे जो डिमांड है बहुत ज्यादा है, इस डिमांड को उसे कम करना है, तो वो क्या करेगा, इस 50 लाख के बदले में वो पेपर आपके रख लेगा और उसके बदले में आपको सिर्फ 20 लाख रुपए ही देगा। बहुत कम कैश, क्योंकि जितना कम कैश आप लोगे उतना ही कैश को आप यूज कम कर पाओगे मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल करेगा। यानी अगर आपका डिमांड बहुत ज्यादा है यानी इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो जो ये मार्जिन होगा ना, यानी आपकी जो रुपए, आपकी जो भी एसेट है उसकी कीमत, और जो आपको कैश मिला है बैंक के थ्रू वो अमाउंट, उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, हाई मार्जिन होता है। और अगर डिफ्लेशन यानी डिमांड बहुत कम है, अब आरबीआई को डिमांड हाई करवानी है, ठीक है, उसका टारगेट डिमांड हाई करवाने का, यानी डिफ्लेशन है उसको नॉर्मल लेकर आना है, तो अब क्या करेगी बैंक, इस मार्जिन को कम कर देगी। जैसे अगर 50 लाख की उसकी पेपर की कीमत है, हाउस पेपर्स की कीमत है, तो उसे वो 45 लाख दे देगी यहाँ पर। ठीक है, क्यों दे देगी, कि जितना ज्यादा कैश मार्केट में आएगा उतनी ज्यादा डिमांड लोगों की हाई होगी। ठीक है, तो लिक्विडिटी हाथ में आ गई तो डिमांड इससे ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझा जा सकता है। अब एक आपका आता है मॉरल सोशल। मॉरल सोशल क्या होता है कि सेंट्रल बैंक किसी भी रेपो रेट किसी क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू नहीं, क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू, यानी प्रेशराइज करेगी कि ये पॉलिसी लेकर आओ, इसके बदले आपका जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर कोई पॉलिसी लेकर आओ जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक कह सकते हो आप क्वालिटेटिव वर्क होता है, क्वालिटेटिव वर्क होता है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हुआ क्वालिटेटिव का, कि अब किसी नंबर से यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा जा रहा है। पर देखा जाए कि अगर उसे लग रहा है कि डिफ्लेशन बहुत ज्यादा है, यानी बहुत मंदी चल रही है मार्केट में, डिमांड बहुत ही ज्यादा कम है, तो वो उसको हाई करने के लिए क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, जो आरबीआई वो पॉलिसी लेकर आएगी। आपने देखा होगा कि लोगों को फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं, ऐसे कुछ सिस्टम, ऐसे कुछ पॉलिसीज लेकर आती है, तो जिसके थ्रू उनको जो फार्मर है उनको लोन दिया जा रहा है बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट पर। तो ऐसे में क्या होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, डिमांड हाई होगी। तो इस तरीके से मॉरल सोशल को किया जाता है। और एक होता है आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जैसे आपका मानो कुछ सेक्टर्स है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर है, टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। तो अगर गवर्नमेंट ये बोले कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को हम हेल्प करेंगे और टर्शरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को वो मना कर दे कि इस जगह पर किसी भी तरीके का कोई रिलैक्सेशन ना दिया जाए, तो एक सिलेक्टिव एरिया में जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी को अप्लाई करती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका सिलेक्टिव क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ आपका ये पूरा जो बैंकिंग चैप्टर है ये पूरा आपका खत्म होता है। तो मनी और बैंकिंग ये दोनों ही टॉपिक यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर करे हैं मैंने। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।